ये वीडियो क्लास 11th के उन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी का डिमांड था कि सर पूरी हमारी क्लास 11th की केमिस्ट्री की किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट नियम है उसको एक ही वीडियो में करा दीजिए। तो फिलहाल हम हाजिर हैं दोस्त आप सभी के पूरी केमिस्ट्री की किताब के सभी इंपॉर्टेंट नियम को लेकर। मैं आपको बता दूं पूरी किताब से मात्र ये 20 महत्वपूर्ण नियम को तैयार करने हैं और ये नियम कंसिस्टेंट बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से नियम आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहले तो नियम जान लेते हैं और फिर एक एक करके आज के इस वीडियो में हम कराएंगे भी, ठीक है ना। तो चलिए जी, तो यहां पे हम बता दो सबसे पहला हमारा नियम है अवोगाद्रो का नियम। ये हम सब इस वीडियो में ही सीखेंगे, जानेंगे इन सभी को, नोट्स अपना बनाते हुए चलिएगा। दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तीसरा है निश्चित अनुपात का नियम, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, मेंडलीफ की आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम, डोबेराइन का त्रिक नियम और बायस का नियम। तो ये सभी हमारे 10 इंपॉर्टेंट हो गए और 10 जान लीजिए। अगला है चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, गैस का आदर्श नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, हेन्स का नियम, गैलुशेक का नियम, आयनीकरण ऊर्जा का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम और द्रव्यमान क्रिया का नियम। तो ये हमारे 20 इंपॉर्टेंट नियम हो गए जिसको आपको तैयार करने हैं। आज के इस वीडियो में जितना हमसे हो सकेगा उतना हम नियम को एक एक करके सीक्वेंस वाइज यहां से कराते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो तैयार हैं तो मेरा एक आप सभी से रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं या छोटा सा सजेशन आपके रहेगा कि आप सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए बाबू, अच्छी बात है। तो यहां पे 20 इंपॉर्टेंट हमको देखना है, अब एक एक करके देखते हैं। इससे पहले मैं कहूंगा, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को हमारा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, एक अच्छी वीडियो आपके लिए हमने इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, तब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे तो नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। तो इतना कर देंगे, बहुत है। आगे हम बढ़ते हैं, अपने पहले नियम से हम स्टार्ट करते हैं। पहला नियम है अवोगाद्रो का नियम। लिखिए, अब अवोगाद्रो का नियम क्या होता है समझ लेते हैं जी। बहुत बार ये पूछा गया है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इन सभी को हमें एक एक करके याद करना है। अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे तो कहा जा रहा है कि सामान्य ताप व दाब पर समान आयतन के किसी भी गैस के कण मतलब अणु या परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब नॉर्मल समान और मतलब सामान्य ताप और दाब पर, ठीक है ना, समान आयतन के किसी भी गैस में ना कणों की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब नहीं समझ में आया तो ध्यान से अगर आप समझे तो मैं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नॉर्मल ताप व दाब पर, ठीक है ना, ताप और दाब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान ताप और दाब पर क्या कहा जा रहा है कि समान आयतन में क्या होता है, समान आयतन में जो आयतन होता है ना, समान आयतन में जो गैसों में कणों की संख्या समान होती है। गैसों में कणों की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब अगर आयतन का मान समान है ना तो कणों की संख्या भी समान होगी। यही बात इसमें कहा गया है। नॉर्मल सा, जैसे देखिए हम ऐसा बता रहे हैं ना जिससे आपको सिंपल सा समझ में आ जाए, और ज्यादा बड़ा नहीं बताएंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है, इतना ही जाने जितने से आपका काम चल जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामान्य ताप और दाब पर, ठीक है ना, सामान्य ताप और दाब पर समान आयतन में गैसों की कणों की संख्या क्या होती है, समान होती है, मतलब इक्वल होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। तो यही तो बात यहाँ पे कहा गया। तो अगर हम इसका करें तो जो आयतन होता है ना, ठीक है ना, सामान्य ताप और दाब पर जो आयतन होता है वो कणों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है ना। समान आयतन, ये भी क्या है, समान आयतन। तो समान आयतन में जो कणों की संख्या होती है, कणों की संख्या क्या होती है, कणों की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। तो n क्या है, कणों की संख्या है, अभी क्या है, आयतन है। तो इतनी ही बात इस नियम में हमें बताई गई है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे।
ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे कि कणों की संख्या कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि कणों का मोल कह सकते हैं, ठीक है ना, या हम ये कह सकते हैं कि गैसों का मोल, ठीक है ना। ये हम सिंपल सा ये अच्छा सबसे ये रहेगा कि हम लिख दे गैसों का मोल कह सकते हैं। मोल मतलब वही कण में अणु परमाणु अणु, ये जब भी अणु परमाणु ये सब आ सकते हैं। तो समान आयतन में गैसों के जो कण होते हैं उनकी संख्या समान होती है। अब समानुपाती का मतलब यह है कि अगर इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका भी मान बढ़ेगा। आयतन जितना बढ़ेगा उतना ही कणों की संख्या भी बढ़ती है। सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला नियम हमारा कंप्लीट होता है। छोटा सा नियम था जिसको हमने आपको सिंपल में करके बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा इंपॉर्टेंट नियम। अब सब छोटे नहीं रहेंगे, कुछ बड़े भी नियम रहेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अब ये तो आपने सुना भी होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब क्या है? इस नियम के अनुसार बताया गया है हमें कि द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान, या इसे ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं, और ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। बल्कि द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान, इसको एक रूप से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एक रूप से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदला जा सकता है, बदल सकते हैं। समझ रहे हैं? द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जाता है ना ही उत्पन्न किया जाता है, बल्कि द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। इससे इसमें, फिर से इससे इसमें, ऐसे बदला जा सकता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ मतलब वही द्रव्यमान भी यहाँ पे लिख सकते हैं पदार्थ की जगह पर। पदार्थ ना तो नष्ट होते हैं ना ही उत्पन्न होते हैं, ना तो नष्ट होते हैं ना ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि पदार्थ कहें या द्रव्यमान कहें, पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ या द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहली बात इतना समझ में आ गया ना। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे कहा गया किसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब इसका मतलब ये है ना, ये मान लेते हैं सपोजेट एक अभिक्रिया है AA प्लस BB इक्वल टू C बना। तो इधर वाला हम जानते हैं, इधर वाला होता है अभिकारक। अभिक्रिया से पहले जो चीजें होती हैं, प्रोडक्ट होता है, उसे अभिकारक कहते हैं। और इधर जो बनता है अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है, इसे हम उत्पाद कहते हैं। इसे उत्पाद कहते हैं, यही ना है जी, ये उत्पाद कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ठीक है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें बताया गया कि जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान होता है ना, वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमें यही बात बताया गया कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो होता है वह क्या होता है, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको यही बात याद रखना है, यही यहाँ पे कहा गया है। अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होगा, मान लेते हैं 50 द्रव्यमान है, तो उत्पादों का भी द्रव्यमान 50 ही होगा। इसका मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, इसमें ना तो कोई पदार्थ नष्ट हो रहा है ना ही उत्पन्न हो रहा है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया है। तो यही तो इस नियम में भी बताया गया है ना। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल सा आप लिख लीजिए, इतना आप लिख देंगे, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको है कि इस पर उदाहरण देकर समझाइए, तो उदाहरण भी एक आप दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आप लिख सकते हैं कि जैसे कि 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जितना इसका
अभिकारकों का द्रव्यमान होगा वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो ये आप दे दीजिएगा, उदाहरण आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है हमारा निश्चित अनुपात का नियम लिखिए। अब निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सामने करके लिखा हुआ है, बट फिर भी आपको डीप में समझना होगा। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से लिया गया हो, यानी किसी यौगिक के निर्माण में तत्वों का भारानुपात क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है। अच्छा, मैं जानता हूं कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं ना आया जी। देखिए ये थोड़ा किताबी लैंग्वेज लिख दिया गया है। इसका मतलब ये हमें कहा गया है ना, सिंपल सा समझिएगा। इसका मतलब हमें निश्चित अनुपात का नियम का मतलब ये कहा गया कि कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ में जो तत्व होंगे ना, जैसे कि जल है तो जल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 1 है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का यहाँ पे भारानुपात इसका क्या हो जाएगा, 1:8 होगा कि नहीं होगा। अरे भैया हाइड्रोजन का भार 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका भारानुपात, जल का भारानुपात 1:8 होगा। तो चाहे जल को आप नाली से प्राप्त करें या समुद्र से प्राप्त करें, किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, जल अगर बनेगा, जल है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 1:8 ही होगा, किसी भी स्रोत से आप प्राप्त करें। तो वही बात इसमें भी कहा गया है कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। समझ रहे हैं, कोई भी यौगिक है तो उसमें उपस्थित जो तत्व होंगे, तत्व मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो एक निश्चित मात्रा में होंगे, 1:8 एक निश्चित मात्रा है, एक निश्चित मात्रा में, और एक निश्चित अनुपात में होंगे, 1:8 एक निश्चित अनुपात में पाए जाएंगे। चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से लिया गया हो, चाहे वो यौगिक नाली से लिया गया हो या समुद्र से, एक एग्जांपल हम कह रहे हैं, चाहे वो यौगिक किसी भी स्रोत से लिया गया हो, यानी किसी यौगिक के निर्माण में तत्वों का भारानुपात हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा नियत रहता है। जैसे जल का भारानुपात हमेशा क्या होता है, 1:8 होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का भारानुपात क्या होता है, 3:8 होता है। अब मैं इसमें डिटेल में जा सकता हूं बट जाऊंगा नहीं, ठीक है ना। डिटेल में हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, बट मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना हमारे पास समय नहीं है। मैं कहूंगा इन सभी को याद कीजिएगा। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा ये 1:8 कैसे आया। देखिए जल का भारानुपात पूछा जा रहा है, तो जल है H2O, तो जल में हाइड्रोजन की संख्या है 2, एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है ना, तो 2 हम लिखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से हम गुणा करा दिए। फिर यहाँ पे संबंध है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, तो 16 से गुणा करा दिए। ये 2 एकम में 2 हो जाएगा, संबंधे 16 एकम में 16 हो जाएगा, तो 2 संबंधे 8 आया ना। ये कितना आ गया जी, 2:8 आया। अब इसको काटे तो 2 एकम में 2 और 2 8 है 16, तो देख लीजिए 1:8 आया। तो वही बात कहा जा रहा है कि जल का भारानुपात 1:8 होगा। ठीक है ना, यही तो बात कहा गया, सिंपल सा। आशा करता हूं समझ के होंगे। तो इस प्रकार आया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भारानुपात कह रहे हैं 3:8 कह रहे हैं, तो कैसे आया ये। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या है 1, ऑक्सीजन की संख्या है 2, यही ना। कार्बन की संख्या है 1, तो 1 लिखेंगे। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, तो 12 से गुणा करा देंगे। संबंध है तो संबंध है। ऑक्सीजन की संख्या है 2, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 करा दिए। ये 12 एकम में 12, संबंध 16 दूना 32 हो जाएगा, तो ये 32 हो गया। अब इसको 4 से काटे तो 4 × 12 और 4 × 32, तो ये कितना आ गया, 3:8 आ गया। तो वही तो कहा जा रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का भारानुपात 3:8 होता है। तो यही बात है जी। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा डीप में हम चले गए हैं। ठीक है,
मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने जब वन शॉट कराया था तो उसमें हम बहुत डीप में जाकर समझाए थे, बट अब उतना हमारे पास ना आपके पास समय है कि हम उतना डीप में जाएं। मैं इसे ही कहूँगा सिंपल में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना आप लिख देंगे काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। अगला कह रहा है थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो यहाँ पे लिखा गया है ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने, ठीक है ना, ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन में 1904 ईस्वी में परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है ना। अब थॉमसन का परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1904 ईस्वी में अपना पहला परमाणु मॉडल इन्होंने ही दिया था। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, इस मुख्य बात कौन कौन सा था, तो देखिए मुख्य हमने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहली बात, परमाणु एक धनावेशित गोला है, ठीक है ना। परमाणु जो होता है ना, इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है ये एक धनावेशित गोला है, मतलब धन आवेशित गोला है, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने क्या बात बताया, दूसरा इन्होंने बताया कि इस गोले के अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन समान रूप से फैले होते हैं। इस गोले में ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक समान रूप से क्या होते हैं, इसमें फैले होते हैं, इन्होंने ये कहा। फिर इन्होंने तीसरे ये यहाँ पे पॉइंट्स ये हमें बताया कि धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है, मतलब जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋणावेश होंगे। अगर ऋणावेश 6 है ना, तो उतने ही धनात्मक भी कितने होंगे, यहाँ पे 6 होंगे, ठीक है ना। तो धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी। इसीलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसलिए जो परमाणु होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। चौथी इन्होंने क्या बात बताया गया, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है ना, इस मॉडल को मतलब थॉमसन के परमाणु मॉडल को पलंग पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जैसे तरबूज में बीज फैले रहते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में फैले रहते हैं। मतलब इनका ये कहना था ना कि जिस तरीके से ये तरबूज है, मतलब अगर हम फिगर से आपको समझाते तो जैसे हो भैया अब तो समझाना पड़ेगा हमें। कैसे 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 बनाएं, जैसे इस तरीके से तरबूज आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है, नहीं अब कैसे हम बनाएं, तेरी जैसे आप सभी ने, ओहो कैसे हम कहें, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगा लेते हैं। अब बुद्धि हमने ऐसा लगा दिया, ठीक है ना। तरबूज सपोज डेट ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ त्रिभुज है और ये हमारा फिल्ट्रेट, देख लीजिए बाबू, ये हमारा एक सपोज तरबूज है और इसमें हम क्या कर देते हैं, ये ग्रीन टाइप का भर देते हैं, इसमें ग्रीन होता है ना, ज़्यादा तो ग्रीन तो नहीं भर पाएंगे पर चलिए ठीक है बाबू। तो ये तरबूज है, तो तरबूज यहाँ पे इतना है, तो ये तरबूज में जिस तरीके से ये लाल भाग में बीज धसे होते हैं काले काले, जिस तरीके से लाल भाग में बीज धसे होते हैं काले काले इस तरीके से, वैसे ही ये जो काले काले भाग हैं ये इलेक्ट्रॉन है और जो रेड भाग है वो धनावेश है। तो वही बात कहा जा रहा है, तरबूज में बीज फैले रहते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धनावेशित गोले में फैले रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक ब्लैक है वो धनावेशित भाग में फैले रहते हैं। तो यही बात बताया गया, पढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या जाना दोस्त, अभी तक जाना थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसका मुख्य बिंदु हमने जान लिया। अब हम इसमें एक और चीज हम जानेंगे, इसकी सीमाएं, इसकी कमियां क्या है। तो यह मॉडल नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है, ठीक है ना, यह मॉडल नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन स्थिर कैसे रहता है।
ये मॉडल हमें मतलब इन्होंने कह दिया कि परमाणु में धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, स्थिर रहते हैं, परंतु ये नहीं बता सके कैसे स्थिर रहते हैं। दूसरी बात, यह रदरफोर्ड के प्रयोगों को नहीं समझा सके। रदरफोर्ड का जो प्रयोग था जिसमें कक्षाएं के बारे में बताया गया था, बट उनके बारे में भी कुछ भी मॉडल नहीं बता सका, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। पहली बार मॉडल था तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं, धीरे धीरे सुधार होता गया। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बात है जी, क्या बात है, नाइस। आगे बढ़ जाते हैं। सीमाएं तो आपने देख लिया। अगला आता है हमारा पांचवा हमारा क्वेश्चन है जो है रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल लिखिए और इसकी सीमाएं लिखिए। सीमाएं मतलब होती है इसकी कमियां, क्या लिमिटेशन है जी, इसकी लिमिटेशन क्या है ये हमें जानना है। तो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल, अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है समझ लेते हैं। तो यहां पे क्या बताया गया, ब्रिटिश वैज्ञानिक, कहां के वैज्ञानिक थे जी, ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रयोग करके एक मॉडल प्रस्तुत किया। देखिए, इन्होंने रदरफोर्ड नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का क्या करा है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और जिसके बाद इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। अब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ सकते हैं, बहुत बार हमने कराया हुआ है। तो इन्होंने जब सोने की पतली सी पन्नी पर अल्फा कणों को बौछार कराया तो उसके बाद इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उसमें क्या क्या मुख्य बातें बताई। सबसे पहली बात कि परमाणु जो होता है वो अधिकांश भाग रिक्त होता है। इनका ये मानना था कि जो परमाणु होता है, सपोज दैट ये हमारे पास जो परमाणु है, ये हमारे पास एक परमाणु है, तो परमाणु जो होगा उसका अधिकांश भाग क्या होगा, रिक्त होगा, खाली होगा, ठीक है। दूसरा इनका क्या मानना था, दूसरा इनका मानना था कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा, घना और धनावेशित केंद्रक होता है। मतलब परमाणु के केंद्र में एक छोटा और घना और धनावेशित केंद्रक होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इनका ये मानना था, तीसरा कि सभी धनावेश लगभग पूरा द्रव्यमान केंद्रक में केंद्रित होते हैं। सभी जो धनावेश होते हैं और लगभग पूरा जो द्रव्यमान होता है वो केंद्रक में ही स्थित होता है। मतलब इसका ये कहने का मतलब है परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान है ना, तो वो इसके केंद्र में ही होगा, बाहरी नहीं होगा। अगला यहाँ पे क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो केंद्रक के चारों ओर गोलाकार पथक क्या होता है, गोलाकार पथों में घूमते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केंद्रक के चारों ओर, जो ये केंद्रक है ना, इसके चारों ओर गोलाकार पथ में घूमते हैं। गोलाकार पथ का मतलब होता है कि इस तरीके से गोलाकार पथ में, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरीके से गोलाकार, ये जो पथ है इस पथ में वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इनका ये कहना था, ठीक है। उसके बाद कहा इन्होंने पांचवी बात कि केंद्रक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लग रहा होता है। मतलब इन्होंने ये बताया कि ये जो केंद्रक है, जो नाभिक है, जो ठीक है ना, जो नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच क्या लग रहा है, इनके बीच आकर्षण बल लग रहा होता है, ठीक है। तो इन्होंने मुख्यतः ये बातें बताई, ठीक है। अब इनकी थोड़ा सीमाएं भी हम जान लेते हैं। तो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं, लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले इसकी कमियां थी कि यह मॉडल नहीं समझा सका कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए केंद्रक में क्यों नहीं गिरते, जबकि गति करते समय वे ऊर्जा खोते हैं। मतलब ये तो इन्होंने ये बता दिया कि ये परमाणु है, ये नाभिक है और इसकी चारों ओर ये कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इन्होंने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो सभी ये वैज्ञानिक उनसे पूछने लगे कि ये बताइए, कोई भी पदार्थ है अगर वो गति कर रहा है तो एक समय आएगा जब उसकी ऊर्जा खत्म होने लगेगी या धीरे धीरे आकर फिर से वो बीच में मतलब गिर जाएगा। आपको ये ग्राउंड में चलाया जाए, दौड़ाया जाए, तो दौड़ते 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 जाहिर सी बात है दौड़ेंगे, एनर्जी आपकी लॉस होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि आप गिर जाएंगे। तो
तो यहाँ पे ये कहना था वैज्ञानिकों का कि ये बताइए इलेक्ट्रॉन की तो ऊर्जा की हानि होगी ही, गति कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में गिर जाना चाहिए। क्यों गिर जाना चाहिए? क्योंकि नाभिक धनावेश है, ये ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन, तो धन जो होता है माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये गति करते करते एक समय आना चाहिए कि जब इसमें गिर जाना चाहिए, परंतु इलेक्ट्रॉन तो गिरते नहीं है। तो इसका क्या रीजन है? तो उनके पास जवाब नहीं था। दूसरा, यह परमाणु के अस्थायित्व और विकिरण स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। यह परमाणु की स्टेबिलिटी को और जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसके बारे में ये व्याख्या नहीं कर सका, जिसके बाद ये मॉडल फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। आशा करता हूं समझ के होंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब कुछ ज्यादा नहीं है, इन सभी में आपको क्या है, एक बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा, याद ही करना पड़ेगा इन सभी को। नेक्स्ट हमारा आता है बोहर का परमाणु मॉडल, या इसी को बोर का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। तो बोहर का परमाणु मॉडल क्या है दोस्त? तो यहां पे लिखा गया है कि डेनमार्क के वैज्ञानिक नील्स बोहर ने 1913 ईस्वी में हाइड्रोजन परमाणु के लिए अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया था। और इसमें मुख्यतः क्या क्या बातें बताई गई? तो पहली बातें बताई गई कि परमाणु का केंद्रक छोटा और धनावेशित होता है। इनका ये कहना था कि जो परमाणु हमारा होता है और उसका जो केंद्रक होता है वो बहुत ही छोटा होता है और धनावेशित होता है। ठीक है। दूसरा इनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इनका ये कहना था कि ये जो परमाणु है ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में इस प्रकार घूमते हैं। ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते हैं। ठीक है, इस तरीके से घूमते हैं। फिर इनका तीसरा ये कहना था कि प्रत्येक कक्षा में निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। प्रत्येक कक्षा की निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। जैसे सपोजेट ये पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा की जैसे मान लेते हैं ये नाभिक है, ये इसकी पहली कक्षा है। अब इसको गोल बना सकते हैं बट हम थोड़ा सा ही बनाते हैं। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ये 4 कक्षाएं हैं। तो पहली कक्षा की ऊर्जा मान लेते हैं 2 है, तो तीसरी की 3 होगा, चौथी की मान लेते हैं 4 है, पांचवी की 5 है। तो प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा एक क्या होती है, निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। तो यही बात लिखा गया है, प्रत्येक कक्षा की निश्चित ऊर्जा स्तर होती है, सभी का एक एनर्जी लेवल होता है। अगला क्या बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाती है, इनका ये कहना था जब इलेक्ट्रॉन जो होता है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगी ना, क्या होता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाती हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ऊर्जा स्तर नीचे आने पर ऊर्जा विकिरण करता है। मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊंचे स्तर से नीचे आने पर ऊर्जा विकिरण करता है, मतलब ऊर्जा हानि होती है। दूसरी बात, नीचे स्तर से ऊपर जाने पर, अगर नीचे है ऊपर जा रहा है तो ऊर्जा धनावेशन मतलब अवशोषण करता है। मतलब समझे यहाँ पे क्या बातें कहा गया, यहाँ पे बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई। अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पे क्या बात बताया गया, ये हमारा नाभिक है, ये हमारा पहली कक्षा है, ये दूसरी, तीसरी और चौथी, ये पहली कक्षा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऊंचे स्तर से नीचे आता है तो ऊर्जा विकिरण होती है, मतलब ऊर्जा हानि होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऊंचे स्तर से नीचे आएगा ना तो ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा की हानि होगी। ठीक है। परंतु जो क्या होता है, परंतु अगर नीचे स्तर से ऊपर जाने पर ऊर्जा अवशोषण होगा। परंतु अगर यहां से नीचे से क्या करता है इलेक्ट्रॉन, अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे ऊर्जा क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा मिलेगी, यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। समझ रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा की हानि होगी, परंतु नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा मिलेगी। यही बात यहाँ पे कहने का इसका मतलब है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी ये क्या बातें कह रहा है। ठीक है ना। चलिए जी,
अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसकी कमियां बता दूं। सबसे पहली बोर की 2 कमियां थी बोर के मॉडल की। सबसे पहली बात, यह केवल हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की पर लागू होता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो मतलब यह हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर लागू होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं सिंपल सा कि बोर का जो परमाणु मॉडल है ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था। परमाणुओं को क्या कर सकता था? परमाणुओं की व्याख्या कर सकता है। ऐसा जैसे कि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी व्याख्या कर देगा। जैसे मान लेते हैं हीलियम है, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी व्याख्या ये नहीं कर सकेगा। तो बस हाइड्रोजन का तो नहीं चाहिए हमें, तो सभी का ना चाहिए जी। तो सबसे पहले यहीं से इसका नियम में सबसे पहले यही कमी आ गया कि ये तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उसी की व्याख्या करेगा। दूसरी बात, यह हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। तो ये मुख्यतः 2 इसकी कमियां था। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छी बात है, ये भी ले लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हमने 6 क्वेश्चन को देख लिए। अच्छा, आपको ये तो नहीं लग रहा है ना कि मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ, बहुत फास्ट चल रहा हूँ? देखिए, फास्ट में नहीं चल रहा हूँ, मैं सच कहूँ ना तो अब हमारे पास वो समय नहीं रह गया है कि हम उतना डीप में जाकर पढ़ाई कर सकें। इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट है, जितना आपको जानना चाहिए उतना ही हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है जी। अगला हमारा आता है 7वें नंबर क्वेश्चन कि मेंडलीव की आवर्त नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। अब मेंडलीव की आवर्त नियम आप समझ लेते हैं जी। मेंडलीव की आवर्त नियम क्या है? तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि रूसी वैज्ञानिक दिमित इवानोविच मेंडलीव, ये थोड़ा नाम थोड़ा अजीब है, ठीक है ना। तो मतलब रूसी वैज्ञानिक जो मेंडलीव हैं, इन्होंने सन 1869, ठीक है, 69 में तत्वों के वर्गीकरण करके एक नियम दिया। मतलब रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने 1869 में क्या किया है, इन्होंने 1869 में क्या किया है, तत्वों का वर्गीकरण किए हैं, तत्वों को बांटा है। अब बांटकर एक नियम दिए हैं इन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, सबसे पहला उन्होंने लगभग 63, ठीक है ना, 63 ज्ञात तत्वों को, उस समय पर 63 तत्व ज्ञात थे, तो उन्होंने लगभग 63 ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्रमबद्ध किया और उसे एक आवर्ती समानता पाई। मतलब उन्होंने लगभग जो 63 तत्व उस समय पे ज्ञात थे, अभी तो 118 तत्व ज्ञात हैं, तो उस समय पर 63 ही तत्व ज्ञात थे। 63 तत्वों के बारे में हम जानते थे। तो उसको उन 63 तत्वों को लिए और उनका परमाणु द्रव्यमान निकाला और उसको एक सिस्टमेटिक रखे ना, तो उनको कुछ चीजें, उनको कॉमन चीजें दिखाई दी और वही क्या आ गया, उसी से इन्होंने आवर्ती समान पाए, मतलब गुण समान पाए। अब क्या क्या गुण थे, तो इस नियम में वही बात हमें बताया गया है। सबसे पहली बात देखिए क्या लिखा गया, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण। इनका यह कहना था कि तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्तीय फलन होते हैं। मतलब कोई भी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण होगा, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तीय फलन होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी तत्व है, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, तो हाइड्रोजन तत्व का जितना भी भौतिक और रासायनिक गुण है, जो भी इसका गुण है ना, वो इसके परमाणु द्रव्यमान के कारण ही है। अगर परमाणु द्रव्यमान अलग होगा तो इसका गुण भी अलग होगा। मतलब परमाणु द्रव्यमान के आवर्तीय फलन होते हैं। यही बात अर्थात में हमने समझाया है कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए, अगर तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में अगर रख दिया जाए परमाणु द्रव्यमान के, तो समान गुण वाले तत्व नियत अंतराल के बाद बार बार आएंगे। तो समान क्या हो रहा है, अगर हम रख देना तो समान, जैसे कि इस तरीके से हम रख रहे हैं, तो समान समय के बाद फिर से जो तत्व आएंगे वो एक नियत अंतराल में आएंगे, ठीक है। तो समान गुण वाले तत्व नियत अंतराल में, मतलब नियत समय के बाद फिर से बार बार आते हैं। जैसे एक रास्ता है,
ये रास्ते इस तरीके से चल रहे हैं और फिर यहीं पे आकर हम मिलेंगे। तो ये एक समान समय के बाद फिर से वही चीजें आएंगी, यही इनके कहने का मतलब था, अगर हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो। ठीक है, तो यही बात इन्होंने बताया है, यही चीजें मोस्टली न्यूलैंड ने भी बताया था, बट थोड़ा सा डिफरेंट भी था। चलिए वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले आवर्तीय नियम पूछा गया, आवर्तीय नियम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है। इस नियम का कथन क्या था, तो कथन केवल इतना ही था कि मेंडलीव के आवर्त नियम में हमें ये बात बताया गया कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्तीय फलन होते हैं, बस इतनी ही बात बताया गया है। अब इस नियम में, इस मेंडलीव की आवर्त नियम में मुख्य क्या क्या बातें बताई गई, तो सबसे पहली बात बताया गया कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाता है, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाता है। जैसे जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है, फिर 3 जिसका है उसको रखा जाएगा, फिर जिसका 4 है उसको रखा जाएगा, फिर जिसका 5 है, फिर 6, 7, इस तरीके से 9, 11, इस तरीके से, मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिन तत्वों का गुण समान थे उन्हें एक ही समूह में रखा गया। जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, सोडियम है। अब इन तत्वों का गुण समान था तो इसे एक क्रम में, एक हमने श्रेणी में, समूह में रखा। तो जिन तत्वों का गुण समान थे उन्हें एक ग्रुप में, एक श्रेणी में हमने रख दिया, ऐसा इन्होंने किया। फिर अगला बात लिखा कि मेंडलीव की सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़ दिए। मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी इस प्रकार कुछ होती है, तो मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाया था इसमें कुछ स्थान को इन्होंने खाली इस तरीके से छोड़ दिया, खाली ही छोड़ दिए। खाली इसलिए छोड़े ताकि भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को वहां रखा जा सके। इनका दूरदर्शी सोच था, ये जानते थे कि आगे और भी तत्वों की खोज होंगी, तो वो तत्व इन खाली जगहों पे भरा जाएगा, इसलिए इन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों को खाली छोड़ दिए। अगली बात इन्होंने ये किया कि मेंडलीव की सारणी में 7 आवर्त और 8 समूह थे। कितने थे? 7 आवर्त थे और 8 क्या थे? समूह थे। आवर्त किसे कहते हैं दोस्त? 7 आवर्त का मतलब सिंपल सा ये होता है, अगर हम आवर्त को आपको बताएं, देख लीजिए, आवर्त का मतलब और समूह का मतलब यहीं पे आज ही जान लीजिए। देखिए आवर्त का मतलब इस तरीके से होता है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, तो 7 आवर्त हो गए। और ऊपर वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्या है? समूह है। तो समझ के होंगे आवर्त मतलब इस तरीके से, समूह मतलब इस तरीके से खड़ा कॉलम। तो आवर्त 7 होते हैं और 8 समूह होते हैं। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबेडियम, ये सभी इसके उदाहरण हैं, याद रखेंगे। सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो जो हमारा मेंडलीव की आवर्त नियम है इसकी सीमाएं ध्यान लीजिए, इसकी कमियां क्या क्या हैं, लिमिटेशन क्या है। तो सभी तत्व सही क्रम में नहीं रखा जा सका। इस ग्रुप में जो आवर्त सारणी है इसमें सभी तत्वों को सही क्रम में नहीं रखा जा सका। जैसे कि CO है, Ni निकिल है, Ti है, I है आयोडीन, ये सभी को सही क्रम में नहीं रख सका। दूसरा आइसोट्रोपिन है, ठीक है ना, आइसोट्रोपिन के लिए कोई जगह ही नहीं था। इन्होंने जो आवर्त सारणी दिए उनमें आइसोट्रोपिन के लिए कोई स्थान ही खाली नहीं था। अगली बात तीसरा नंबर कि यह नियम परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया था। यह नियम जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया था। इन्होंने कहा था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में हम रखेंगे, ठीक है ना। जबकि बाद में हमें पता चला कि गुण जो होते हैं वो परमाणु संख्या के निर्भर करते हैं, मतलब परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, एटॉमिक्स नंबर पर निर्भर करता है। एटॉमिक्स मास पर निर्भर नहीं करता, एटॉमिक्स नंबर पर निर्भर करता है। ये बातें कहा गया। तो यही सब बातें हैं जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहले तो ले लीजिए, आप सभी पहले ले लेंगे तब जाकर हम आपको कुछ समझाएंगे। ले लिए ना। देखिए मैं इतना आपसे कहना चाहूँगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब
आपको जितना समझना था मैं उतना समझा दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, इन सभी को नोट डाउन करना है और याद करना है, ठीक है ना बाबू। ज़्यादा आप टेंशन ना लीजिएगा, याद करने पर फोकस कीजिएगा। अदर कोई रास्ता है नहीं, आप याद कीजिएगा। इसमें कोई समझाने वाला जितना है उतना हम समझा ही रहे हैं, अदरवाइज सब याद ही करने पड़ेंगे। अगला आता है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी लिखिए। मेंडलीव की एक आवर्त नियम था और ये आधुनिक आवर्त सारणी अब है। तो आवर्त सारणी क्या है, इसकी विशेषताएं बतानी है। तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को ही दीर्घाकार आवर्त सारणी इसको भी कहते हैं। तो देखिए इसको क्या कहा गया, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को क्या कहा गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी को बाद में संशोधित करके, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया उसी को संशोधित करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया, और जिसको नाम फिर से दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु द्रव्यमान। मतलब यहाँ पे ये हम बता दें कि जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है, तो पहले मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था, उसमें जो कमियां थी उसको सुधार कर दिया और फिर से उसी का नाम अब दे दिया आधुनिक आवर्त सारणी। तो वही लिखा गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी को बाद में संशोधित करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया। और अब ये जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है ना, वो परमाणु क्रमांक है, परमाणु द्रव्यमान नहीं है, परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान आधार था, आधुनिक आवर्त सारणी है उसका आधार क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, इतनी बात समझ के होंगे। आधुनिक आवर्त नियम क्या बताया गया कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो परमाणु क्रमांकों के आवर्तीय फलन होते हैं। उसमें क्या था, आवर्त सारणी, बस आवर्त सारणी था, उसमें परमाणु द्रव्यमान था, परंतु इसमें भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्य इसमें बातें क्या क्या बताई गई। सबसे पहली बात, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 क्या होते हैं, समूह होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आप गूगल पर भी जाकर देख लेंगे, एक पीरियोडिक टेबल जो आएगा वो आधुनिक वाला ही होगा, तो वही है जी। उसमें 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं। अब आवर्त का मतलब इस तरीके से और समूह का मतलब इस तरीके से, ये सब अभी हमने बताया है। दूसरा, एक ही समूह में तत्वों का रासायनिक गुण समान होता है। मतलब एक कोई ये सपोजिट ये एक समूह है, तो एक समूह में मान लेते हैं ये 7 तत्व हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई तत्व होगा, यहाँ पे कोई तत्व होगा, तो ये अलग अलग तत्व है ना, तो इन सभी तत्वों का गुण इक्वल ही होगा। तो वही लिखा गया, एक ही समूह के तत्वों का रासायनिक गुण जो होगा वो समान होगा। तीसरी बात क्या बताया गया कि इनमें धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल हैं। मतलब धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रकार के तत्व शामिल होंगे। चौथी बात, तत्वों के गुण की आवर्तीय उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार होता है। तत्वों का गुणों का जो आवर्तीय होता है, मतलब रिपीटेशन होता है, वो क्या होता है, वो उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक के अनुसार होता है। और सारणी में S, P और D और F ब्लॉक तत्वों रखे गए हैं। सारणी को 4 भागों में बांटा गया है, S, P, D और F ब्लॉक तत्वों में बांटा गया है, ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे, ये आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ही अच्छी बात है। अगला हमारा 9th नंबर जो हमारा आ जाता है, जो है डोबेराइन का त्रिक नियम। अब डोबेराइन का त्रिक नियम क्या है, इसको समझना है, तो चलिए हम समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है डोबेराइन का त्रिक नियम, डोबेराइन का त्रिक नियम। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है जर्मन रसायनज्ञ योहान डोबेराइन ने सन 1829 ईस्वी में तत्वों के उनको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया। मतलब जो डोबेराइन है ना, उन्होंने सन 1829 ईस्वी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटने का, वर्गीकृत करने का प्रयास किए। और उस समय पर इन्होंने क्या कहा, कुछ तत्वों को 3-3 के समूह में इस प्रकार रखा जा सकता है। मतलब उस समय पर इन्होंने ये सोचा कि कुछ तत्वों को 3-3 के समूह में इस प्रकार रखा जाता है
कि मध्य तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होगा। इनका ये कहना था, पहले और तीसरे तत्वों का जो द्रव्यमान होगा वो बीच वाले के औसत के बराबर होगा। ठीक है जैसे कि देखिए, जैसे इनका ये कहना था, जैसे कि ये 3 तत्व हैं। ये पहला तत्व हमने ले लिया लिथियम, और दूसरा हमारा तत्व ले लिया हमने सोडियम, और तीसरा हमने तत्व ले लिया पोटेशियम। तो इन्होंने क्या कहा कि कुछ तत्व 3-3 के समूह में इस प्रकार रखा जाए। अब 3-3 के समूह में हमने इस प्रकार यहाँ पर रख दिए हैं कि मध्य तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, अब मध्य तत्व इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी 23 होता है। इसका क्या होता है, लिथियम का 7 होता है, और पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का 39 होता है। तो ये हमने 39 लिख दिए। तो ये हमारा इतना इसका होता है। तो इनका ये कहना था कि जब कुछ तत्वों को 3-3 के समूह में रखा जाए तो कुछ ऐसे तत्व हैं, मतलब तो जो पहले और तीसरे तत्वों का जो द्रव्यमान होगा ना, पहले तत्वों का द्रव्यमान कितना है 7 है, और तीसरे का क्या है 39। तो पहले और तीसरे तत्वों के द्रव्यमान के औसत को, औसत मतलब आधे को जितना आएगा, जितना इसका औसत आएगा वो बीच वाले तत्वों का द्रव्यमान होगा। तो देख लेते हैं, तो 39 और 7 कितना होता है 46 हो जाएगा। 46 का आधा करेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 होगा कि नहीं होगा। अब देख सकते हैं 23 ही बीच वाले तत्वों का हो रहा है। तो इनका यही कहना था कि कुछ तत्वों को 3-3 के समूह में इस प्रकार रखा जाए कि मध्य तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान, कि मध्य मतलब 20 तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की लगभग औसत होता है। लगभग परमाणु द्रव्यमान का औसत अगर हम करते हैं, आधा करते हैं, तो वही होता है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा था, बट ये पूरी सभी तत्वों पर ये लागू नहीं हो पाया। जैसे इसकी सीमाएं क्या क्या है, सभी तत्वों के लिए त्रिक में नहीं रखा जा सका, मतलब सभी तत्वों को ना त्रिक नियम में नहीं रख सकते थे, 3-3 के तत्वों में नहीं रखा गया, ये नियम फ्लॉप हो गया। केवल कुछ तत्वों तक ही यह नियम पालन किया। तीसरा, आगे नए तत्वों की खोज से यह नियम असफल हो गया। आगे धीरे धीरे खोज होने लगे तो ये नियम और फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट, अच्छी बात है। अगला आता है हमारा कि बायल्स का नियम क्या है। अब बायल्स का नियम क्या बताया गया कि बायल्स का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या बताया गया, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी निश्चित मात्रा के गैसों के लिए दाब जो होता है वो आयतन एक दूसरे की, गैस और आयतन जो होते हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पे 3 बातें कही गई कि सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बात बताया गया कि इस नियम के अनुसार, मतलब बायल्स के नियम के अनुसार नियत तापमान पर, मतलब यदि तापमान जो टेम्परेचर जो टी हो, अगर तापमान क्या हो नियत हो, तापमान नियत हो, तो निश्चित मात्रा की गैस के लिए दाब, निश्चित मात्रा के लिए गैस का जो दाब होता है और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो गैस का जो दाब होगा ना वो आयतन के क्या होगा, आयतन जो भी है उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब क्या है कि अगर आयतन के मान को हम बढ़ाएंगे ना तो दाब का मान घटेगा, और अगर हम दाब के मान को बढ़ाते हैं तो आयतन का मान घट जाएगा। समझ रहे हैं, तो यही बात इसमें कहा गया है। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी निश्चित मात्रा के गैस के लिए जो दाब होता है वो आयतन एक दूसरे के, मतलब गैसों का जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सा है, इतना ही केवल आप लिख देंगे। और इसकी सीमाएं क्या क्या है, तो सबसे पहले यह नियम केवल कम दाब और अधिक तापमान पर सही रहता है। कम दाब होना चाहिए, अधिक तापमान होना चाहिए। वास्तविक गैस अधिक दाब पर यह इस नियम का क्या होता है, पालन नहीं करता है। मतलब वास्तविक गैस अधिक दाब पर यह नियम पालन नहीं करता है, ये भी बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना,
इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, तो इतना ही आपको लिखना है। इसको चाहे समीकरण को तो और आगे आप बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर हम बढ़ाना चाहें तो देख लीजिए, अगर मैं सिस्टमेटिक यहाँ पे लिख दूं तो जो P है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/v के, यही ना था जी, ठीक है, ये था, ये था। अब इसको अगर हम चाहें तो इसको और आगे बढ़ा देंगे तो ये P हो जाएगा। अब व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक K आ जाता है, इंटू 1/v हो गया, तो v हो गया। ये देखिए v इधर क्या है, भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो गुणा करा देगा तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू v हो जाएगा, और k 1 में गुणा करेगा तो k हो जाएगा। k क्या है, वास्तव में k क्या है, नियतांक है, ठीक है ना। k क्या है, k एक क्या है, नियतांक है। तो यहाँ पे पी भी का जो मान आया है, पी भी क्या है, p इंटू भी जो है ना वो एक नियतांक है, स्थिर है, ठीक है ना, नियत है जी, अर्थात हम ये कह सकते हैं नियत है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जी। मैं आशा करता हूँ कि बायल्स का नियम भी आपको समझ में आ गया है। सिंपल सा बस यही इसमें कहा गया है कि यदि ताप नियत होना तो किसी भी गैस का जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दाब को जितना बढ़ाएंगे आयतन का मान घटेगा, सिंपल सा है। आशा करता हूं कि ये जो हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि 20 इंपॉर्टेंट नियम को हम कराएंगे, तो अब आज की इस वीडियो में हमने 10 नियम को ये करा दिए हैं। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि ये भी जो 10 नियम हैं इसको पार्ट 2 हम एक और वीडियो ला दे पार्ट 2 नाम से, और उसमें हम ये करा दें, तो आपको कमेंट में हमें ये लिखना है कि आपको लिखना है कि इंपॉर्टेंट नियम पार्ट 2 पर वीडियो लाइए। तो कम से कम अगर 50, मतलब अगर मैं कह सकता हूं कि 51 स्टूडेंट भी अगर आप हमें कमेंट कर देते हैं तो मैं बिल्कुल पार्ट 2 भी इसका ला दूंगा। तो चलिए, आपका कमेंट का सेशन अभी से स्टार्ट होता है, समय जाइए आप कमेंट कीजिए। बट हाँ, ये याद रखिएगा, एक स्टूडेंट एक ही बार कमेंट करें, ये नहीं कि बार बार आप एक ही कमेंट लिखिए, वो अच्छी बात नहीं है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, हमें इतनी सुनने के लिए, बातों को, हमारी सभी बातों को मानने के लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।